हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ हम लगातार देखते आ रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाता है। अगर आप दोस्तों इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF सेक्शन में मिल जाएगा ऑप्शन। इसके अलावा करंट अफेयर का OSS पैकेज भी आपके लिए अवेलेबल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज, जहां पर आपको पूरे साल भर के पैकेज में मंथ वाइज डिटेल ई-बुक मिलती है करंट अफेयर की। इसके अलावा जो मैं आपको वीडियो देता हूं मंथ वाइज, उसका आपको डिटेल PDF मिलता है एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए करंट अफेयर के, उसका डिटेल नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? तो अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट से जुड़े हुए 6100 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसमें से 3 नए प्रोजेक्ट शामिल थे। कौन कौन से? अंबिकापुर हवाई अड्डा छत्तीसगढ़, रीवा हवाई अड्डा मध्य प्रदेश एंड सरसावा सहारनपुर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। तो ये 3 एयरपोर्ट हाल ही में अभी लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पर पूछा जा रहा है अंबिकापुर हवाई अड्डा जो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बुक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है ये? साक्षी मलिक की। हाल ही में भारतीय महिला रेसलर साक्षी मलिक की आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी विटनेस लॉन्च की गई है। ये जो ऑटोबायोग्राफी उनकी, वो उनके जीवन और रेसलिंग करियर के बारे में बताती हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि रेसलिंग के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया और क्यों उन्होंने इस खेल में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह किताब उनके संघर्षों और उनके खेल के करियर के महत्वपूर्ण पलों को भी दर्शाती हैं। साक्षी मलिक के साथ साथ जोनाथन सेल्वराज ने इस पुस्तक को लिखा है। साक्षी मलिक की उपलब्धियों को डिस्कस करें तो 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने 58 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ओलंपिक खेलों में रेसलिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी भी हैं। इसके अलावा पद्मश्री 2017 में इन्हें दिया गया था। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, बुक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? साक्षी मलिक की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। संजीव खन्ना की बात करें फ्रेंड्स तो 11 नवंबर को ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल जो होगा वो मई 2025 तक रहेगा। वह भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, ये उनका स्थान लेंगे। संजीव खन्ना की बात करें फ्रेंड्स तो बहुत सारे मामलों में इनकी भागीदारी रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई थी 2019 जनवरी में। कई ऐसे फैसले हैं जिसमें संजीव खन्ना की भागीदारी जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि चुनाव के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में उसके उपयोग को लेकर उसके बरकरार रखने के मामले में भी इनकी भागीदारी देखने को मिलती है EVM में। वैसे ही चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने के मामले में भी एक पीठ का ये हिस्सा रहे हैं संजीव खन्ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने बात करी है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो इनकी नियुक्ति हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के अंतर्गत की जाती है। इनके कार्यकाल की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा जो होती है वो 65 वर्ष की होती है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर संजीव खन्ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 मनाया गया? तो कहाँ पर मनाया गया फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ये हिमाचल प्रदेश राज्य में आयोजित होने वाला एक प्रमुख उत्सव है जो कि 7 दिनों तक चलता है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाती है। तो कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? ये हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है GS का सेक्शन, एंड GS के लिए स्पेशल मेरा 100 आवर GS का कोर्स जो है वो अब अवेलेबल हो चुका है। इस कोर्स में फ्रेंड्स मैंने आपको 7 से 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी,
ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, सभी सेक्शन अच्छे से इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जीएस में आपको बिल्कुल एकदम फ्री होना है तो आप ये कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्चुअली, ट्रिक के माध्यम से, जहां पर जरूरत थी हमने ट्रिक से भी याद कराए, एनिमेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ाएं। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का सेक्शन आपसे पूछा जाता है और जीएस में आपका हाथ जो है उतना मजबूत नहीं है, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 101% फ्रेंड्स, जीएस आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो इस कोर्स के अंदर डेफिनेटली एनरोल करिए। मात्र 999 रुपीज़ का कोर्स है ये, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो अगर पर सब्जेक्ट वाइज भी कॉस्ट निकालेंगे तो 100-150 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एक सब्जेक्ट की बुक लेने जाओगे तो भी 200-300 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो उससे भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आप सभी के लिए अवेलेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने कोर्स लिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। सबसे अच्छी बात है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, इजीली आप समझ सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर कोर्स बाय अक्षय सर के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया 2024 टाइटल किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने, जो कि उज्जैन की रहने वाली है मध्य प्रदेश के, इन्होंने इस साल फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। वहीं इसी प्रतियोगिता में रेखा पांडे जो रही है वो सेकेंड रनर अप रही हैं। 2023 में अगर हम बात करें कि फेमिना मिस इंडिया कौन रही थी, तो वो रही थी नंदिनी गुप्ता। उन्होंने ही निकिता पोरवाल को इस साल जो है वो मिस इंडिया का ताज पहनाया। निकिता पोरवाल भारत की ओर से अब मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर निकिता पोरवाल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बाद इनमें से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, अक्टूबर में हमको हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में कुल मिलाकर 90 सीट्स हैं, 90 सीटें हैं, जहाँ पर इस इलेक्शन 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 48 सीट जो है वो जीती हैं, 48 सीटें। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत थी। भारतीय जनता पार्टी ने इजीली यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाई है। यहाँ पर नेशनल कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उन्होंने 37 सीट जीती है। इसके अलावा कुछ सीटें जो रही है INLD और इंडिपेंडेंट की हमको देखने को मिली। बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और दूसरी बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने नायब सिंह सैनी को शपथ दिलाई है। तो यहाँ पर नायब सिंह सैनी, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की सूची जो है वो जारी करी है। मतलब राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा करी है, जिसमें 9 कैटेगरी में कुल 38 विजेताओं की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें, बेस्ट स्टेट की बात करें, तो ये पुरस्कार दिया गया है, अवार्ड दिया गया है ओडिशा को। पहले नंबर पर उड़ीसा को रखा गया है, दूसरे नंबर पर फिर उत्तर प्रदेश को रखा है और तीसरे नंबर पर रखा है गुजरात और पौंडीचेरी को। इसी तरीके से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का भी अवार्ड दिया गया अलग अलग जोन वाइज, जैसे कि साउथ जोन में अलग दिया गया, वेस्ट जोन में अलग दिया गया। उसी तरीके से हमको फ्रेंड्स बेस्ट पंचायत का भी देखने को मिला अवार्ड। बेस्ट पंचायत का पुरस्कार दिया गया पुल्लमपारा, तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है, उसे बेस्ट पंचायत का अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये एक इनिशिएटिव है। 2018 में ये शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? वाटर कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और उसके एक्सीलेंस को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को पहले स्थान पर रखा गया है? ओडिशा को। तो बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी हमने डिस्कस भी किया था, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हमको विधानसभा चुनाव देखने को मिले। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव हुए ना अभी कंप्लीट, वो थोड़ा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि लास्ट यहाँ पर विधानसभा चुनाव हमको देखने को मिले थे 2014 में। उसके बाद से अभी तक विधानसभा चुनाव जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिले थे। परिसीमन के पहले और परिसीमन के बाद में यहाँ पर हमको सीटों में भी अंतर देखने को मिलता है। अब विधानसभा में जो सीटें हैं जम्मू कश्मीर में वो कितनी हो गई है? 90 हो गई हैं। पहले कितनी थी? 87 थी। 87 जो थी ना वो जम्मू में थी 37, कश्मीर में थी 44 एंड 4 थी लद्दाख में।
और लद्दाख तो अब फाइनली अलग से यूटी बन चुका है। तो यहाँ पर परिसीमन के बाद फाइनल कंडीशन ये बनी है कि जम्मू क्षेत्र में अब बनी है 43 सीट्स एंड कश्मीर क्षेत्र में बनी है 47 सीट। तो कुल मिलाकर 90 सीट्स पर यहाँ पर हमको इलेक्शन देखने को मिले। 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो इस तरीके से रहे कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में बने जो गठबंधन है उसको स्पष्ट बहुमत जो है वो प्राप्त हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी को सबसे ज़्यादा 42 सीट्स मिली है। वहीं नेशनल कांग्रेस को कितनी सीट मिली है? 6 सीट मिली है। तो इस तरीके से गठबंधन ने इजीली बहुमत का आंकड़ा जो है वो क्रॉस किया है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहली बार हुआ जब इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, जहां पर बीजेपी को कितनी सीट्स मिली है? 29 सीट्स मिली है। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में आपको छाप लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जो दिलाई है वो राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई है। उमर अब्दुल्ला की बात करें तो दूसरी बार जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उमर अब्दुल्ला पहली बार 5 जनवरी 2009 से लेकर 8 जनवरी 2015 तक जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उमर अब्दुल्ला के साथ ही सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, उमर अब्दुल्ला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, जीएचआई इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसे हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक यूरोपियन एनजीओ जो है वो तैयार करता है। भारत की रैंक की बात करें तो 2024 में भारत को रैंक दी गई है 127 कंट्री में 105 रैंक। कौन सी? 105। 2023 में 125 देशों की सूची में भारत को 111वें स्थान पर रखा था। वहीं 2022 में 121 देशों की सूची में भारत को 107वें नंबर पर रखा था। तो इस बार भारत की रैंकिंग जो है वो सुधरी है और भारत 127 कंट्री में कौन से स्थान पर है? 105वें स्थान पर है। सबसे अंतिम स्थान पर है सोमालिया। ये इंडेक्स जो है भारत को स्कोर देता है 27.3, जो कि भारत में भुखमरी की गंभीर स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 105। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, मुंबई और रेस्ट इंडिया मतलब शेष भारत के मध्य में लखनऊ के इकायना क्रिकेट स्टेडियम में ईरानी ट्रॉफी 2024 का फाइनल मुकाबला खेला गया था और फाइनल मुकाबले में पहली पारी की बढ़त के आधार पर मुंबई को चैंपियन घोषित किया गया। तो किसने जीता है? मुंबई ने। ईरानी ट्रॉफी 2024 में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मुंबई के खिलाड़ी सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगर हम ईरानी ट्रॉफी की बात करें तो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि रेस्ट इंडिया और रणजी ट्रॉफी के विजेता के मध्य में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1959-1960 में। 2023 में ये खिताब जीता था रेस्ट इंडिया ने और 2024 में जीता है मुंबई ने। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1969 से फिल्मों में आजीवन योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। तो अक्टूबर 2024 में 70th नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले 54वें व्यक्ति हैं। इससे पहले 2023 में वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के मैथमेटिशियन है अलेक्जेंडर डन, उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अलेक्जेंडर डन को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये पुरस्कार जो है मैथमेटिक्स के मॉड्यूलर फॉर्म, हाफ इंटीग्रल वेट फॉर्म एंड मेटाप्लेटिक फॉर्म के लिए उनके किए गए कार्य के लिए पुरस्कार उनको दिया गया है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार की बात करें तो 32 साल से कम उम्र के युवा गणितज्ञों मैथमेटिशियन को यह पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने गणित मतलब मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार का नाम जो है भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने नंबर थ्योरी में अद्वितीय योगदान दिया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। 2024 में पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर डन को। तो यहाँ पर डी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अक्टूबर 2024 में
केंद्र सरकार ने विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा के स्थान पर नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की ये 9वीं अध्यक्ष बनी है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें NCW की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा, और इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं के राइट्स, प्रोटेक्शन, उनके मुद्दे जो होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनका समाधान, महिलाओं की सामाजिक मतलब सोशल और इकोनॉमिक एंड लीगल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर विजया रहाटकर बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है फ्रेंड्स मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। हाल ही में कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ये नई 5 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली हैं। इन 5 नई भाषाओं के साथ संविधान की अनुसूची 8 में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या अब कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो ये क्लियर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत के कौन से वे क्रिकेटर बने हैं? तो भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली टेस्ट मैच में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली से पहले ये कारनामा सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ने कर रखा है। तो कौन से भारतीय क्रिकेटर बने हैं? चौथे। भारत ने काला अजार रोग को खत्म करने में सफलता हासिल की। यह रोग किससे फैलता है? तो फ्रेंड्स, काला अजार जो है इसे लिशमेनियासिस रोग भी कहते हैं। ये एक पैरासाइटिक डिसीज है, मतलब परजीवी रोग है। ये रोग जो है संक्रमित मादा वालू मक्खी सेंट फ्लाई के कारण काटने से फैलता है। काला अजार मुख्य रूप से जिगर, तिल्ली और अस्थि मज्जा को प्रभावित कर देता है, जिससे लंबे समय तक बुखार, वजन कम होना, थकान होना, एनीमिया होना जैसे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। यह रोग विशेष रूप से गंदगी वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये आम बीमारी है। हाल ही में भारत ने काला अजार रोग को खत्म करने में सफलता हासिल की है, मतलब बोल सकते हैं कि ये समाप्त करने की दहलीज पे पहुंच चुका है, क्योंकि देश ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुसार लगातार 2 वर्षों से इसके उन्मूलन के लिए काम किया है और सफलता प्राप्त की है। काला अजार रोग को ब्लैक फीवर और दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, काला अजार रोग को खत्म करने में सफलता हासिल की। ये रोग किससे फैलता है? तो किससे फैलता है? पैरासाइट से फैलता है, परजीवी से। डी आंसर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत मुद्रा ऋण मतलब मुद्रा लोन की मौजूदा सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 2015 में इसे शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं या स्टार्टअप्स होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करना। हाल ही में जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में यह घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो मुद्रा लोन है उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। इस योजना के बाद मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना? 20 लाख रुपए। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए, इस योजना के तहत पहले 3 कैटेगरी हुआ करती थी, शिशु, किशोर और तरुण, जिसके अंतर्गत ये लोन जो है वो दिया जाता था। अब इसमें एक नई कैटेगरी जो है वो ऐड करी है, तरुण प्लस, जिसके अंतर्गत ही जो लोन की सीमा है वो 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की गई है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, 20 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की। रानी रामपाल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो भारत की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। रानी रामपाल के संन्यास के बाद ही हॉकी इंडिया ने रानी रामपाल के सम्मान में उनकी जो जर्सी नंबर है 28 उसको रिटायर भी कर दिया है। रानी रामपाल को 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ साथ पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो रानी रामपाल जो है ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का 181वां सदस्य बना है? तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करें तो हाल ही में इसकी 149वीं बैठक का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। इस बैठक के दौरान जमैका को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बनाया है। किसको? जमैका को। यहाँ पर सी आंसर। इसकी जो अगली बैठक होने वाली 150वीं बैठक वो 2025 अप्रैल में होगी, ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। IPU की बात करें, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करें, अंतर संसदीय संघ की, तो यह राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। IPU का जो नारा है
जो मोटो है वो क्या है, लोकतंत्र के लिए सभी के लिए, फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि IPU का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर जमैका को 181वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अक्टूबर 2024 में किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो अक्टूबर 2024 में प्राबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो का स्थान लिया है। इंडोनेशिया गणराज्य की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, जकार्ता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसको वियतनाम देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सैन्य जनरल लुओंग कोंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति हाल ही में चुना गया। लुओंग कोंग की बात करें तो इन्होंने टो लेम का स्थान लिया है। इनका वियतनाम के राष्ट्रपति के तौर पर जो कार्यकाल होगा वो 2026 तक रहेगा। वियतनाम एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, हनोई है। यहाँ पर लुओंग कोंग बी आंसर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 2003 से हर साल 9 जनवरी को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी सबसे महान प्रवासी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, परंतु 2015 से इसमें संशोधन किया गया और प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में मनाया जाने लगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो इसका आयोजन उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने मंजूरी दी है। इससे पहले 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट कहां पर आयोजित किया जाएगा? ओडिशा में, भुवनेश्वर। सी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। मलेरिया मुक्त होने की यह उपलब्धि हासिल करने वाला मिस्र दुनिया का 44वां देश बना है। हाल ही में अभी जनवरी 2024 में अफ्रीका देश केप वर्ड को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नामक जो पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, उसके कारण होती है। 2022 में दुनिया के 85 देशों में मलेरिया के लगभग 24 करोड़ मामले सामने आए थे और इस दौरान लगभग 6 लाख लोगों की मौत मलेरिया से हुई थी। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में मलेरिया के 95% मामले अकेले अफ्रीका में दर्ज किए गए थे। WHO के अनुसार किसी देश में अगर 3 साल से अधिक समय तक कोई नया मामला सामने नहीं आता है तो उस देश को बीमारी मुक्त घोषित किया जाता है। कुछ छोटी मोटी बीमारियों के लिए यह अवधि जो होती है वो 1 साल की होती है। तो हाल ही में अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इजिप्ट को, मिस्र को मलेरिया मुक्त देश जो है वो घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की ये थीम क्या थी? अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड, जिसका उद्देश्य हर बच्चों को पोलियो का टीका लगाना सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर 24 अक्टूबर, हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी। पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहले टाइफाइड टीके जाइवेक TCV को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड द्वारा विकसित यह वैक्सीन जो है WHO की वैश्विक सूची में भी शामिल हो गई है। ये जो टाइफाइड टीका है ये गुजरात के अहमदाबाद में विकसित किया गया है और इसे 6 माह से 65 वर्ष तक के लोगों को साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से बचाने के लिए दिया जा सकता है। टाइफाइड, जिसे टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है, एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। मुख्य रूप से ये आंतों को प्रभावित करती हैं। इंटेस्टाइन होता है ना, उसको प्रभावित करती हैं। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत के पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है? जाइवेक TCV। सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो सिम्बेक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर के मध्य होने वाला एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। हाल ही में अभी इसका 31वां एडिशन जो है वो आयोजित किया गया 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में विशाखापट्टनम में। सिम्बेक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में ये नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के मध्य मित्रता और आपसी सहयोग को मजबूत करना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सिम्बेक्स की 1994 में हुई थी। सिंगापुर और भारत के बीच एक्सरसाइज लायन किंग के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी।
हाल ही में इसका अभी 31वां एडिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किन दो देशों के बीच में ये आयोजित किया जाता है, तो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो बिहार के उद्योग मंत्री जो है नीतीश मिश्रा, उन्होंने पटना जिले के बिहटा में राज्य के पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवा और मल्टी मॉडल परिवहन के माध्यम से लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना। ड्राई पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ड्राई पोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक केंद्र मतलब इंटरनेशनल कार्गो हब होता है जो कि समुद्री बंदरगाह से दूर स्थित होता है। यहाँ पर माल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इकट्ठा किया जाता है जिसे बाद में समुद्री बंदरगाह या फिर अन्य स्थानों तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा जा सके। ड्राई पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों में कमी आती है। तो बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया गया है? पटना में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए फ्रेंड्स, हर साल नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है इससे। एंड नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड मैं आपको हर साल एक ट्रिक का वीडियो देता हूं जिसमें इजीली हम सारे नाम जो है वो याद कर लेते हैं। तो 2024 का ट्रिक वीडियो भी अपलोड हो चुका है, चैनल पे आप जाएंगे या फिर सर्च कर लेंगे क्रेजी जीके ट्रिक नोबेल प्राइज ट्रिक करके सर्च करेंगे, आपको ऊपर ही ऊपर वीडियो दिख जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका 1 नंबर नोबेल प्राइज से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार जो है 3 लोगों को दिया गया है, डेरेन, जॉनसन और रॉबिन्सन को। उन्हें यह पुरस्कार जो है ये इसलिए दिया गया क्योंकि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके शोध के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। इसको हमने वीडियो में अच्छे से डिटेल में भी डिस्कस किया है, तो आप वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और पहली बार 1969 में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अक्टूबर 2024 में किसे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया है। परमेश शिवमणि को पूर्व महानिदेशक राकेश पाल के स्थान पर नियुक्त किया गया है जिनका निधन अगस्त 2024 में हो गया था। परमेश शिवमणि को बात करें तो उत्कृष्ट सेवा के लिए 2024 में तटरक्षक पदक और 2019 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से भी सम्मानित किया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें फ्रेंड्स तो भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखती है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में परमेश शिवमणि को प्रमुख नियुक्त किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। रणजी ट्रॉफी के 90वें एडिशन की शुरुआत हुई। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी भारत की एक क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता है जिसका आयोजन बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी का 90वां एडिशन जो है वो शुरू हुआ है। यह टूर्नामेंट 2 स्टेज में खेला जाएगा, 11 अक्टूबर से मार्च 2025 तक। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें जो है वो भाग ले रही हैं। अगर हम 89th रणजी ट्रॉफी की बात करें तो 2023 में उसका विनर हुआ था मुंबई। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप क्लियर रखिएगा। यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित है ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इसके साथ ही एचएएल भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। एचएएल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सीपीएसी है जो कि भारत के रक्षा उत्पादन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के तहत काम करता है। यह मुख्य रूप से विमानों, हेलीकॉप्टरों और एवियोनिक्स का विकास मतलब डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का काम करता है। एचएएल का वार्षिक टर्नओवर की बात करें तो लगभग 28,000 करोड़ के आसपास है और इसका वित्त वर्ष 2023-24 में जो नेट प्रॉफिट रहा है वो लगभग 7,500 करोड़ का रहा है जिसके आधार पर इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सुरक्षा जैसे तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करना और उनके लिए नीतियां मतलब पॉलिसी तैयार करना।
तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा की गई। महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो हाल ही में अभी 2 स्टेट के अंदर विधानसभा चुनाव कंप्लीट होना है, महाराष्ट्र और झारखंड में। महाराष्ट्र में बात करें तो 288 विधानसभा की सीटें हैं और झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया है। दोनों ही स्टेट के इलेक्शन जो है वो नवंबर मंथ में कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा चुनाव की सीटों की बात हो रही है, तो 288 एंड 81, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसरो के किस मिशन के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने इसरो को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इसरो के एस सोमनाथ उनको प्रदान किया गया है। चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और ये अगस्त 23 को 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। और दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत जो है वो पहला देश बना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन को, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे जो है हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की थीम की बात करें तो राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर इस बार की थीम थी। यह दिवस 1981 से खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भुखमरी को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? किसने? नासा ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है उसने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? बृहस्पति जो है जुपिटर, उसके चंद्रमा यूरोपा पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां है या नहीं उसका पता लगाना। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की सतह के नीचे बर्फ से ढका हुआ महासागर हो सकता है जो जीवन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकता है। तो उसी की खोज के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो यहाँ पर नासा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? नीति डेविड भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इससे पहले मिताली राज इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। नीति डेविड की बात करें फ्रेंड्स तो भारतीय महिला क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान रहा है इनका। 1995 से लेकर 2008 तक अंतर्राष्ट्रीय करियर में इन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। ध्यान रखिएगा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी समुदायों के बीच शांति और एकजुटता को बढ़ावा देना। इस दिन हिल जनजातियां इम्फाल की घाटी में आती है और अपने सांस्कृतिक नृत्य और कला का प्रदर्शन करती हैं। यह त्योहार मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार जो है मणिपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अक्टूबर 2024 में WR चेस मास्टर कप 2024 जीता है? किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने इस मास्टर कप को अपने नाम किया है। अर्जुन एरिगेसी की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं और 2018 में ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त कर चुके हैं। अर्जुन एरिगेसी, बी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया गया? तो अक्टूबर 2024 में असम राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया गया जो राज्य के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। कटी बिहू की बात करें तो इसे कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से फसल की सुरक्षा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। किसान इस दौरान अपने खेतों में तुलसी के पेड़ या फिर पौधे के सामने दीपक जो है वो जलाते हैं और फसल की अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना करते हैं। असम के बिहू त्योहारों की बात करें तो 3 प्रकार के देखिए बिहू त्योहार होते हैं। रंगाली बिहू जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है, यह नववर्ष का त्योहार होता है जिसे अप्रैल में नई फसल की शुरुआत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा होता है कटी बिहू जिसे कंगाली बिहू भी बोलते हैं, अक्टूबर में आने वाला त्योहार होता है जो फसल की सुरक्षा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। एंड तीसरा भोगाली बिहू जिसे माघ बिहू कहा जाता है जो कि जनवरी में मनाया जाता है जब फसल कटकर घर आ जाती हैं और लोग मिलकर खुशियां बनाते हैं। तो 3 तरीके के बिहू त्योहार जो है असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बी आंसर सही होगा असम। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। निम्न में से किस महीने में यह मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मतलब वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। इस दौरान अलग अलग टाइप के प्रोग्राम और कैंपेन का आयोजन किया जाता है ताकि लोग वन्य जीव संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूक हो सके। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन है, भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार मतलब फॉरेन रिजर्व को पार करने वाला दुनिया की कौन सी भी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत जो है वो 700 अरब अमेरिकी डॉलर के फॉरेन रिजर्व को पार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत के अलावा चीन, जापान और स्विट्जरलैंड ही 3 ऐसे देश हैं जिनका विदेशी भंडार मतलब फॉरेन रिजर्व जो है वो 700 अरब डॉलर से अधिक हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार की, तो देश के जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, उसके द्वारा रखी गई विदेशी मुद्राओं फॉरेन करेंसीज और गोल्ड और एसडीआर के रूप में होती है। इसका उद्देश्य देश की मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना और इमरजेंसी सिचुएशन में विदेशी लेन देन मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शन में मदद करना होता है। तो भारत जो है 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाला चौथा देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं, बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो बथुकम्मा एक पुष्पों का त्योहार है, फूलों का त्योहार है, जो कि मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सेलिब्रेट किया जाता है। बथुकम्मा शब्द का अर्थ होता है देवी का जीवन में आना। इस त्योहार को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। यह भाद्रपद अमावस्या से शुरू होकर दुर्गा अष्टमी तक 9 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें महिलाएं जो होती है महागौरी की पूजा करती हैं, जो जीवनदायिनी और नारीत्व की संरक्षण देवी के रूप में मानी जाती हैं। बथुकम्मा त्योहार भारत के तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। सी आंसर। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म निदेशक राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दिया गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार के सम्मान में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। सम्मान के रूप में इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। तो राजकुमार हिरानी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित हैं? तो दीपा कर्माकर की बात करें तो भारत की जानी मानी जिम्नास्ट हैं जो कि त्रिपुरा राज्य से आती हैं। वह भारत की पहली महिला जिम्नास्ट थी जिन्होंने ओलंपिक में शिरकत की और 4th नंबर पर रही। कांस्य पदक से बहुत ही मामूली से अंतर से चूक गई थी। उन्हें प्रोडुनोवा वॉल्ट में महारत हासिल करने के लिए जाना जाता है, जिसे सबसे कठिन और खतरनाक वॉल्ट माना जाता है। 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। किस राज्य से संबंधित है? ये त्रिपुरा से आती हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं? तो किसने जीती हैं फ्रेंड्स? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अभी हमने डिस्कस भी किया था। इस चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव हुआ था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी है वो उभरी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने 42 सीट्स जो है वो अपने नाम करी हैं। ठीक है, और अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ये सरकार चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरू के लीमा में आयोजित 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर आए? तो पेरू के लीमा में आयोजित 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 24 पदक जीते, जिसमें से 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक हैं। पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर आए। अगर हम बात करें कि इस चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी, तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत जो है 2024 में इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर आए, 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन मतलब एलिमिनेशन के लिए सम्मानित किया। ट्रेकोमा का संबंध मानव शरीर के किस भाग से होता है? तो अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, उसने भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है, मतलब ट्रेकोमा के एलिमिनेशन के लिए सम्मानित किया है। ट्रेकोमा एक संक्रामक बीमारी है जो कि आंखों को प्रभावित करती है, आईज जो होती है उसको प्रभावित करती है। ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस बैक्टीरिया के कारण होती हैं। इसका समय पर इलाज न हो तो ये अंधापन का कारण भी बन सकती हैं। तो ट्रेकोमो उन्मूलन के लिए हाल ही में भारत को WHO के द्वारा सम्मानित किया गया। ट्रेकोमो का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? तो आईज से है, आंखों से।
अगला क्वेश्चन है, कैस सैयद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कैस सैयद को अफ्रीका देश ट्यूनीशिया का दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। ट्यूनीशिया जो है उत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी सीमा लीबिया और अल्जीरिया से लगती है। इसकी राजधानी क्या है? ट्यूनिस है। तो कैस सैयद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए? ट्यूनीशिया के। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में स्थित कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी प्रदान करी है। इसीलिए यह चर्चा में रहा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर जिले में स्थित है और यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ है। बिहार में कुल 1 राष्ट्रीय उद्यान और 20 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। प्रमुख अभ्यारण्यों में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन मुंबई में हुआ। रतन टाटा ने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा समूह और टाटा सन्स का नेतृत्व किया है। उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित उद्योगपति में गिना जाता है। रतन टाटा को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा कई सम्मान जो है वो दिए गए हैं। जैसे सन 2000 में पद्म भूषण दिया गया था, 2008 में पद्म विभूषण दिया गया, 2014 में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का ग्रैंड क्रॉस अवार्ड दिया गया, असम वैभव पुरस्कार दिया गया 2021 में। तो उनके योगदान के लिए कई सम्मान उन्हें दिए गए। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आने वाली एग्जाम में देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने टेनिस से अपने संन्यास की घोषणा करी है। नडाल को रेड कोर्ट का बादशाह माना जाता है क्योंकि उन्होंने फ्रेंच ओपन पर अपने 14 खिताब जो है वो जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। अपने करियर में नडाल ने कुल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो अपने नाम किए हैं, जिसमें से 2 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 14 फ्रेंच ओपन, 2 विंबलडन और 4 यूएस ओपन शामिल हैं। तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा करी। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? स्पेन से है। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है और इस मुकाम तक पहुंचने वाली वो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बन गई हैं। शेफाली वर्मा की बात करें तो मात्र 20 साल इनकी उम्र है और इस उम्र में उन्होंने ये उपलब्धि जो है वो हासिल करी है। तो शेफाली वर्मा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 38 नेशनल गेम का आयोजन जो है वो उत्तराखंड में किया जाएगा। और कब आयोजन किया जाएगा इसका? जनवरी-फरवरी 2025 में। इससे पहले 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र ने पदक तालिका में सबसे अधिक पदक जो है वो हासिल किए थे। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में हुई थी। इसे भारतीय खेलों के ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल भारत के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट थे, जिन्हें 1998 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर वेणुगोपाल का देश के चिकित्सा जगत में अमूल्य योगदान है। उन्होंने 1970 में भारत में पहला पेसमेकर भी लगाया था और 1994 में देश का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट भी इन्होंने ही किया था। 2023 में इन्होंने अपनी बुक भी पब्लिश करी थी, हार्ट फेल्ट, जिसमें उन्होंने जो हार्ट शल्य चिकित्सा है उससे संबंधित अपने अनुभवों को साझा किया है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2024 में आईफा पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 2024 में अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा में संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित फिल्म एनिमल को बेस्ट फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईफा भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, एनिमल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्रियों में सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है?
तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को सुरक्षित वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स ने क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। कौन सा? क्रू 9 मिशन। यह मिशन अमेरिका के कैनेडी स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया, जिसमें क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर की बात करें तो पिछले 5 महीनों से ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? क्रू 9 मिशन। आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी भी बन गई हैं। AFMS की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की, तो भारतीय सशस्त्र बल, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए चिकित्सा सेवाओं का मुख्य निकाय हैं, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? क्लाउडिया शिनबाम ने फ्रेंड्स मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर शपथ ली है, इसीलिए काफी ज्यादा चर्चा में है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा, मैक्सिको। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्षों का होगा, 2024 से 2030 तक। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। क्लाउडिया शिनबाम। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पपमल जी का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो तमिलनाडु की महिला किसान पपमल जी, जो जैविक कृषि में योगदान के लिए जाने जाते हैं, 2021 में इन्हें इनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैविक कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें फसलों का उत्पादन प्राकृतिक तरीकों से किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और हार्मोन का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। जैविक कृषि से किसानों को स्वस्थ और रसायन मुक्त फसलें जो है उगाने का मौका भी मिलता है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बी आंसर यहाँ पर सही होगा, जैविक कृषि। सितंबर 2024 में तूफान हेलेन से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो अमेरिका में आने वाले तूफानों को क्या कहा जाता है? बेसिकली हरिकेन कहा जाता है। तो हाल ही में तूफान हेलेन ने अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से को प्रभावित किया था, जिससे फ्लोरिडा और दक्षिण पूर्व अमेरिका के कई क्षेत्रों में जनहानि, संपत्ति की हानि देखने को मिली। इस शक्तिशाली तूफान के कारण 50 से अधिक लोगों की जान भी चली गई थी। हेलेन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? अमेरिका को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। काजिंद 24 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया? तो काजिंद, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है हमको, भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में इसका आयोजन उत्तराखंड के औली में किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना और अनुभव और जानकारी को साझा करना। काजिंद 24 का यह 8वां संस्करण है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व हृदय दिवस जो है वो 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? यूज हार्ट फॉर एक्शन। कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र देश को समर्पित किया। बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स महाराष्ट्र में स्थित बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र को देश को समर्पित किया। यह क्षेत्र जो है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का एक हिस्सा है और 7,855 एकड़ में फैला हुआ है। इस परियोजना पर 6,414 करोड़ रुपए की लागत जो है वो लगी है। कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान की शुरुआत कहाँ से की? तो 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान की शुरुआत की है। इस योजना का नामकरण जो है बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा मतलब पृथ्वी पिता के नाम से जाना जाता है, उनके सम्मान में किया गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान की बात करें तो भारत के 30 राज्यों और 550 जिलों के 65,000 आदिवासी बहुल गांवों में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? केंद्र सरकार के जो 17 मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं और विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा भारत के आदिवासी क्षेत्रों का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको डेवलप करना है। इस योजना के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजाति
ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? हजारीबाग झारखंड से करी है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती बनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती बनाई गई। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की भी घोषणा की थी। महात्मा गांधी की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हुआ था। इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। एंड ऑटोबायोग्राफी जो है महात्मा गांधी जी की वो क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। हाल ही में 155वीं जयंती जो है वो मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया 3 से 20 अक्टूबर के बीच में। इसका पहले आयोजन बांग्लादेश में किया जाना था, बट वहां से शिफ्ट कर यूएई में इसका आयोजन किया गया। ये इसका देखिए 9th एडिशन था और कुल 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फाइनल जो हुआ था वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था और न्यूजीलैंड ने पहली बार फ्रेंड्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड रहा है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यूएई में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 ब्रुनेई में आयोजित किया गया। भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। तो यहाँ पर 7 मेडल्स भारत ने जीते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इस चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में हाल ही में किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की बात करें 2024 की, तो इस बार इसकी थीम थी एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अंडरलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस। इस समिट के दौरान वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च किया गया। इस फोरम का उद्देश्य क्या है? एनवायरमेंट से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए दुनिया भर के लीडर्स और एक्सपर्ट्स को एक साथ लाना। इसी के साथ साथ जलवायु क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी इस समिट में चर्चा की गई। तो कहां पर आयोजन किया गया वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का? यूएई में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत हर माह कितनी स्टाइफंड दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है एक प्रकार की स्किल ट्रेनिंग स्कीम है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? भारत भर में 500 जो टॉप कंपनीज है उसमें इंटर्नशिप के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को एम्पावर बनाना। पीएम इंटर्नशिप योजना की बात करें तो 2 फेज में चलाई जाएगी। पहले फेज में 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्कीम के दूसरे फेज में 70 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों की आयु जो है वो 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत प्रत्येक इंटर्न को 1 साल तक प्रति माह 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर 5,000 रुपये बिल्कुल सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है? तो ब्रिटेन ने हाल ही में फ्रेंड्स हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। चागोस द्वीप समूह में 58 छोटे द्वीप शामिल हैं जो कि पहले मॉरिशस का हिस्सा हुआ करते थे, जिसे 1814 में पेरिस संधि के तहत ब्रिटेन को सौंपा गया था। तो यहाँ पर मॉरिशस बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा ये अक्टूबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे ध्यान से देखे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसका टेस्ट लगाना चाहते हो, टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर प्रीवियस मंथ के भी टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारा OSS करंट अफेयर का पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 149 रुपीज़ में आपको साल भर का ईयरली पैकेज मिल जाता है ये, जिसमें हर मंथ का आपको डिटेल करंट अफेयर भी मिल जाता है ई बुक के फॉर्म में। जो मैंने मंथली करंट अफेयर आपको अभी पढ़ाया है इसका डिटेल PDF भी मिल जाता है एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। तो कंप्लीट पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं और करंट अफेयर का टेंशन बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा 100 आवर GS का कोर्स मेरा पब्लिक हो चुका है पिछले कई सालों से दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस कोर्स पे काम कर रहा था, फाइनली कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसके अंदर पढ़ाया गया है। अगर आप डेमो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कोर्स विजिट कर लीजिए, वहाँ पर डेमो वीडियो के सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो 100 आवर GS का कोर्स अगर लेना है, आपको ज्वाइन करना है
तो उसका लिंक भी ज्वाइन करने का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।